झार जी के वॉरियर में आप लोग का स्वागत है। आज मैं परिंदे कहानी के तीसरा भाग लेकर आया हूँ, जिसके लेखक है निर्मल वर्मा। तीसरा भाग की कहानी शुरू करते हैं। मिस वुड लड़कियों की टोली के संग आगे निकल गई। मिडोज से पक्की सड़क तक 3-4 फ्लार्स की चढ़ाई थी। लतिका हांफने लगी। डॉक्टर मुखर्जी सबसे पीछे आ रहे थे। लतिका के पास पहुंचकर वह ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटनों को जमीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथ युगिन अंग्रेजी में कहा, मैडम, आप इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही है? और डॉक्टर की नाटकीय मुद्रा को देखकर लतिका के होठों पर एक थकी सी ढीली ढीली मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा है और यह कहीं नहीं आता। डॉक्टर ने अपने कंधे पर लटकते हुए थर्मस को उतार कर लतिका के हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफ़ी बची है, शायद कुछ मदद कर सकें। पिकनिक में तुम कहाँ रह गए डॉक्टर? कहीं दिखाई नहीं दिए। दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग। मेरा मतलब है, मिस वुड पास बैठी थी। मुझे लगता है मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती है। कोई भी मजाक करते समय डॉक्टर अपनी मूँछों के कोनों को चबाने लगता है। क्या कहती है? लतिका ने थर्मस से कॉफ़ी को मुंह में उड़ेल दिया। शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरी ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए हैं। और इस दौरान मैं जब दोनों बातें कर रहे थे, उनके पीछे मिडोज और मोटर रोड के संग चढ़ती हुई चीड़ और बांज की वृक्षों के कतारें सांझ के घिरते अंधेरे में डूबने लगी। मानो प्रार्थना करते हुए उन्होंने चुपचाप अपने सिर नीचे झुका लिए हो। इन्हीं पेड़ों के ऊपर बादलों में गिरजे का क्रॉस कहीं उलझा पड़ा था। उसके नीचे पहाड़ों की ढलान पर बिछे हुए खेत भागती हुई गिलहरियों से लग रहे थे, मानो किसी के टोह में स्तब्ध ठिठक गई हो। डॉक्टर, मिस्टर ह्यूबर्ट पिकनिक पर नहीं आए? डॉक्टर मुखर्जी टॉर्च जलाकर लतिका के आगे आगे चल रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया था। किस लिए? अंधेरे में पैरों के नीचे दबे हुए पत्तों की चरमराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे से खांसा। पिछले कुछ दिनों से मुझे संदेह होता जा रहा है कि ह्यूबर्ट की छाती का दर्द मामूली दर्द नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा हंसा, जैसे उसे अपनी यह गंभीरता अरुचिकर लग रही हो। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की, शायद लतिका कुछ कहेगी, किंतु लतिका चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। यह मेरा महज शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु यह बेहतर होगा कि वह अपने एक फेफड़े का एक्सरे करा ले। इससे कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से इसके बारे में कुछ कहा है? अभी तक कुछ नहीं कहा। ह्यूबर्ट जरा सी बात पर चिंतित हो उठता है, इसलिए कभी साहस नहीं हो पाता। डॉक्टर को लगा उसके पीछे आते हुए लतिका के पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। लतिका बीच सड़क पर अंधेरे में छाया सी चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर, लतिका का स्वर भर्राया हुआ था। क्या बात है मिस लतिका? आप रुक क्यों गई? डॉक्टर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने अपनी टॉर्च की मध्यम रोशनी लतिका पर दी। उसने देखा लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है और वह रह रहकर पत्ते सी कांप जाती है। मिस लतिका, क्या बात है? आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती है। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ याद आ गया था।
वे दोनों फिर चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उनकी आंखें ऊपर उठ गई। पक्षियों का एक बेड़ा धूमिल आकाश में त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ों के पीछे से उनकी ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर इन पक्षियों को देखते हुए लतिका को याद आया। हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं। कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशनों पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं बर्फ के दिनों जब वे नीचे अजनबी अनजाने देशों में उड़ जाएंगे। क्या वे सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वह डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर रॉबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? किंतु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। उस अंधेरे में मिडोज के झरने के भूतेले स्वर और चिड़ के पत्तों की सरसराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। लतिका हड़बड़ाकर चौंक गई। अपनी छड़ी पर झुका डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहा था। मिस लतिका, जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने वाली है। हॉस्टल पहुँचते पहुँचते बिजली चमकने लगी थी, किंतु उस रात बारिश देर तक नहीं हुई। बादल बरसने भी नहीं पाते थे कि हवा के थपेड़े से ढकेल दिए जाते थे। दूसरे दिन तड़के ही बस पकड़नी पड़ी, इसलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई थी। जब लतिका अपने कमरे में गई उस समय कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का बिगुल बज गया था। उसके कमरे में करीमुद्दीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुनाता हुआ लैंप में गैस पंप कर रहा था। लतिका उन्हीं कपड़ों में तकिए को दोहरा करके लेट गई। करीमुद्दीन ने उड़ती हुई निगाहें पर लतिका को देखा, फिर अपने काम में गया। पिकनिक कैसी रही मेम साहब? तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर की पसलियों पर चिपटती जा रही थी। अनायास उसकी आंखें नींद के बोझ में झपकने लगी। मैं चला आता तो ह्यूबर्ट साहब की तीमारदारी कौन करता? दिन भर उनके बिस्तर से सटा हुआ बैठा रहा और अब वह गायब हो गए हैं। करीमुद्दीन ने कंधे पर लटकते हुए मैले कुचले तौलियों को उतारा और लैंप के शीशों के गर्द पोंछने लगा। लतिका की अंधमुंधी आंखें खुल गई। क्या ह्यूबर्ट साहब अपने कमरे में नहीं हैं? खुदा जाने इस हालत में कहाँ भटक रहे हैं। पानी गर्म करने कुछ देर के लिए बाहर गया था। वापस आने पर देखता हूँ कमरा खाली पड़ा है। करीमुद्दीन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। लतिका ने लेटे लेटे पलंग के नीचे चप्पलों को पैरों से उतार दिया। ह्यूबर्ट इतनी रात कहाँ गए? किंतु लतिका की आंखें फिर झपक गई। दिन भर की थकान ने सब परेशानियों प्रश्नों का कुंजी लगा दी थी। मानो दिन भर आंख मिचौनी खेलते हुए उसने अपने कमरे में दया को छू लिया था। अब वह सुरक्षित थी। कमरे की चार दीवारी के भीतर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। दिन के उजालों में वह गवाह थी, मुजरिम थी। हर चीज़ पर उसमें तकाजा था। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उल्हाना नहीं। सब खींचतानी खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया। उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। लतिका ने दीवार की ओर मुंह घुमा लिया। लैंप के फीके आलोक में हवा में कांपते पर्दों की छायाएं हिल रही थी। बिजली कड़कने से खिड़कियों के शीशे चमक जाते थे। दरवाजे चटकने लगते थे, जैसे कोई बाहर से धीमे धीमे खटा रहा हो। कॉरिडोर से अपने अपने कमरों में जाती हुई लड़कियों की हंसी, बातों में कुछ शब्द। फिर सब कुछ शांत हो गया, किंतु फिर भी देर तक कच्ची नींद में वह लैंप का धीमा सा सी स्वर सुनती रही।
कब वह स्वर भी मौन का भाग बनकर मूक हो गया, उसे पता न चला। कुछ देर बाद उसको लगा सीढ़ियों में से कुछ दबी आवाज़ें ऊपर आ रही है। बीच बीच में कोई चिल्ला उठता है और फिर सहसा आवाज़ धीमी पड़ जाती है। मिस लतिका, जरा अपना लैंप ले आइए। कॉरिडोर के जीने से डॉक्टर मुखर्जी की आवाज़ आई थी। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरी, लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे जंगल का ह्यूबर्ट ने अपना सिर रख दिया था। उसकी एक बाहें जंगल के नीचे लटक रही थी और दूसरी डॉक्टर के कंधे पर झूल रही थी, जिसे डॉक्टर ने अपने हाथों में पकड़ रखा था। मिस लतिका, लैंप जरा और नीचे झुका दीजिए। ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को सहारा देकर ऊपर खींचा। ह्यूबर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया। हिस्की की तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर को झंझोड़ गया। ह्यूबर्ट की आंखों में सुर्ख डोर खींच आए थे। कमीज का कॉलर उल्टा हो गया था और टाई की गांठ ढीली होकर नीचे खिसक आई थी। लतिका ने कांपते हाथों से लैंप सीढ़ियों पर रख दिया और आप दीवार के सहारे खड़े हो गई। उसका सिर चकराने लगा था। इन ए बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज अ गर्ल हु लव्स मी। ह्यूबर्ट हिचकियों के बीच गुनगुना उठता था। ह्यूबर्ट, प्लीज प्लीज। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट के लड़खड़ाते शरीर को अपने मजबूत गिरफ्त में ले लिया। मिस लतिका, आप लैंप लेकर आगे चलिए। लतिका ने लैंप उठाया। दीवार पर उन तीनों की छायाएं डगमगाने लगी। इन ए बैक लैन ऑफ द सिटी देयर इज अ गर्ल हु लव्स मी। ह्यूबर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधों पर सिर टिकाए अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखता चढ़ रहा था। डॉक्टर, हम कहाँ हैं? ह्यूबर्ट सहसा इतने जोर से चिल्लाया कि उसकी लड़खड़ाती आवाज़ सुनसान अंधेरे में कॉरिडोर की छत से टकरा कर देर तक हवा में गूंजती रही। ह्यूबर्ट। डॉक्टर को एकदम ह्यूबर्ट पर गुस्सा आ गया। फिर अपने गुस्से पर ही उसे खींच सी आ गई और वह ह्यूबर्ट की पीठ थपथपाने लगा। कुछ बात नहीं है ह्यूबर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। रॉबर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गड़ा दी। उनमें एक भयभीत बच्चे की सी कातरसा झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे से वह किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहता हो। ह्यूबर्ट के कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। ह्यूबर्ट ने बिना किसी विरोध के चुपचाप जूते मोजे उतरवा दिए। जब डॉक्टर ह्यूबर्ट की टाई उतारने लगा तो ह्यूबर्ट अपनी कूहनी के सहारे उठा। कुछ देर तक डॉक्टर को आंखें फाड़ते हुए घूरता रहा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कैसी बात करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने हाथ छुड़ाकर धीरे से ह्यूबर्ट का सिर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट ह्यूबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। ह्यूबर्ट ने करवट बदल ली। गुड नाइट मिस्टर ह्यूबर्ट। लतिका का स्वर सिहर गया, किंतु ह्यूबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते ही उसे नींद आ गई थी। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। हवा की तेज झोंकों से आकाश में फैले बादलों की परतें जब कभी इकट्ठी हो जाती, तब उनके पीछे से चांदनी बुझती हुई आग के धुएं सी आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाती थी। आपको मिस्टर ह्यूबर्ट कहाँ मिले? लतिका कॉरिडोर के दूसरे कोने में रेलिंग पर झुकी हुई थी। क्लब की बार में उन्हें देखा था। मैं न पहुंचता तो न जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाए। उन्हें अभी 1-2 मरीज के घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टाल देने के इरादे से वह कॉरिडोर में खड़े रहें,
नीचे अपने क्वार्टर में बैठा हुआ करीमुद्दीन माउथ ऑर्गन पर कोई पुरानी फिल्मी धुन बजा रहा था। आज दिन भर बादल छाए रहे लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। कॉन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉन से झिंगुरों का अनवरत स्वर चारों ओर फैली निस्तब्धता की और भी अधिक घना बना रहा था। कभी कभी ऊपर मोटर रोड पर किसी कुत्ते की रिरियाहट सुनाई पड़ जाती थी। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से कुछ कहा था मेरे बारे में? वही जो सब लोग जानते हैं और ह्यूबर्ट जिसे जानना चाहिए था लेकिन नहीं जानता था। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। वह जड़वत और विचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सब की अपनी अपनी जिद होती है। कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्ति का भाव भरा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज़ को न जानना यदि गलती है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। वर्मा से आते हुए जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया और जैसा आप देखती है मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा। ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी न होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी न हिचकिचाता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज भी करता हूँ। लेकिन डॉक्टर, लतिका का गला रूंध आया था। क्या मिस लतिका? डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो भी अपने रेले में वह हमें घसीट ले जाती है। लतिका को लगा कि वह जो कहना चाह रही है कह नहीं पा रही है, जैसे अंधेरे में कुछ खो गया हो जो मिल नहीं पा रहा, शायद कभी नहीं मिल पाएगा। यह तो आपको फादर एलमंड ही बता सकेंगे मिस लतिका। डॉक्टर की खोखली हंसी में उनका पुराना सनकीपन उभर आया था। अच्छा, चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफ़ी देर हो गई है। डॉक्टर ने दिया सलाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस लतिका। गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने पर लतिका कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग से सटी खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर में जमा हुआ कोहरा सिहर उठता था। शाम को सामान बांधते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामान को, जो पुरानी कॉपियाँ, अखबार और रद्दी के ढेर लगा दिए थे, वे सब अब अंधेरे कॉरिडोर में हवा के झोंकों से इधर उधर बिखरने लगे थे। लतिका ने लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा जूली के कमरे से प्रकाश की एक पतली रेखा दरवाजे के बाहर खिंच आई है। लतिका को कुछ याद आया। वह कुछ क्षणों तक सांस रोके जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। लतिका ने दबे हाथों से हल्का सा धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी। लतिका धीरे धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चली आई। जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप के फीकी आलोक में पीला सा दिख रहा था। लतिका ने अपनी जेब से वही नीला लिफाफा निकाला और उसे धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर रख दिया। जब वह बाहर कॉरिडोर में आई, बारिश की बौछार तेजी से पड़ने लगी थी। करीमुद्दीन ने अपने माउथ ऑर्गन पर एक नई फिल्म धुन छेड़ दी थी। कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।